See the money won't stay for your meal, getting all the decent pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. इस वीडियो में हम इकरारनामा किरायादारी जिसको इंग्लिश में रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है इसके बारे में सीखेंगे कि इसको किस तरह ड्राफ्ट किया जाता है इन पेज में यानी उर्दू में, यानी इसके वर्ड्स क्या होते हैं। रेंट एग्रीमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपने कोई भी मकान या कोई भी फ्लैट है, घर है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो किराए पे देनी है तो आपको रेंट एग्रीमेंट तहरीर करना पड़ेगा। मालिक मकान है तो उसके लिए भी ज़रूरी है, अगर किरायादार है तो उसके लिए भी ज़रूरी है। मालिक मकान है तो उसको अगर खुदा न खास्ता कभी कल कला खाली करवाने की ज़रूरत पेश आए तो उसके पास ही डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है कि मैंने इसको रेंट पे दिया था, ये मालिक नहीं है, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एज ए टेनेंट मेरा ये एज ए टेनेंट है और मैं इससे किराया वसूल करता रहा हूँ इस तारीख तक, ये अभी भी कर रहा हूँ और अब मुझे खाली करवाना मकसूद है, ताकि किसी भी किस्म का जो कमी ना रहे और इस कमी का फ़ायदा किरायादार ना उठा ले। ये मालिक के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा किराएदार के लिए भी ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी है जिसमें वो अपना किराया लिखेगा, सिक्योरिटी लिखेगा, कितनी सिक्योरिटी दी है, कौन सा मकान लिया है, कितने कमरे थे, तमाम चीज़ें वो लिखेगा। और इसके अलावा ये जो एग्रीमेंट है वो उसको कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पेश आ सकती है। मिसाल के तौर पर उसने अपना या अपने बच्चे का डोमिसाइल बनवाना है और वो किराए के मकान पर रह रहे हैं, उनके पास अपना नहीं है, तो वो रेंट एग्रीमेंट देंगे एज ए प्रूफ कि हम इस मकान में एज ए टेनेंट रिहाइश पजीर हैं। या किसी भी डिपार्टमेंट में आपने रिहाइश का सबूत देना है, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे, ये कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो रिक्वायर करते हैं कि आप अपनी रिहाइश का सबूत दें, तो आपने रेंट एग्रीमेंट देना होगा आपको। तो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? ऊपर आपने इकरारनामा किराएदारी हेडिंग लिखनी है, नीचे लिखना है रेंट एग्रीमेंट। इंग्लिश में नहीं लिखेंगे तो तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि उर्दू में बना रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट पे उस शख्स का नाम लिखना है जो किरायादार है। फरीक अव्वल वो होगा, आगे आप लिख दें स्लैश करके किरायादार, यानी फरीक अव्वल कौन है? किरायादार है। फरीक दोयम कौन है? मालिक मकान है। उसका नाम, वलीयत और एड्रेस लिख दिया। जो मैंने हाईलाइट किए हैं रेड इंक से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं, वो आपने इसको ज़रूर मलहूज़े ख़ातर में लाना है। स्टार्ट यहाँ से अब जब आप करेंगे तो लिखेंगे ये कि एक अदद मकान, उसकी तफसील लिखेंगे कि कोई भी मकान है जो किराए पे लिया जा रहा है उसका अगर तो सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है या पूरा मकान है तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। ये कि एक अदद मकान डबल स्टोरी है तो डबल स्टोरी लिखेंगे। कहाँ पे वाक़ है, गली नंबर, ब्लॉक नंबर, जो भी आपका एरिया वो तमाम लिखने के बाद किसकी मलकियत है। अगर तो फ़रीक़े दोयम की मलकियत है तो आपने फ़रीक़े दोयम की मलकियत लिखनी ही है। अगर फ़रीक़े दोयम की नहीं है, किसी और की मलकियत है और फ़रीक़े दोयम उसका अटॉर्नी है, मुख्तार ख़ास है या मुख्तार आम है, तो यहाँ पे आपने ये लिखना है कि फ़रीक़े दोयम मकान मज़कूरा की बाबत मुख्तार आम मुकर्रर है जिसका असल मालिक फ़लाँ शख्स है। लेकिन चूँकि यहाँ पे अगर फ़रीक़े दोयम ही मालिक है तो यहाँ पे फ़रीक़े दोयम की मलकियत लिखा। उसके बाद फ़रीक़े दोयम ने मज़कूरा वाला मकान का ग्राउंड फ्लोर, अब चूँकि इसने पूरा मकान नहीं लिया, ये मकान डबल स्टोरी है, अगर यहाँ पे लिखते हैं मज़कूरा मकान तो उसका मतलब है कि पूरा मकान यानी डबल स्टोरी लिया है। तो मज़कूरा वाला मकान का ग्राउंड फ्लोर, अब लिखा है बर मुश्तमिल, ये ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या चीज़ वाक़या है, कमरे हैं, मकान जो किचन है, बाथ है, बरामदा है, वो तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं। वो माहवार किराए पर फ़रीक़े अव्वल को दर्ज ज़ैल शराइत के तहत दिया है, यानी फ़रीक़े दोयम ने मकान मज़कूरा का ग्राउंड फ्लोर जिसमें ये कमरे थे, ये किचन था, बाथ था, वो माहवार किराए पर फ़रीक़े अव्वल को दिया है। अब शराइत दर्ज ज़ैल हैं। मियाद मुआहिदा हेडिंग पे भी आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। 11 माह, अगर तो आपका ये ज़्यादा अरसे के लिए तो यहाँ पे आप ज़्यादा लिख लें, लेकिन ज़्यादातर लोग 11 माह ही लिखते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई कैद नहीं होती 11 माह में, इस वजह से जो है अमूमन लिखते हैं। तारीख लिखी,
कब से स्टार्ट है किराएदारी, यानी कब हैंड ओवर किया गया या किया जाने वाला है, और कब तक है। ये 11 माह आपने कैलकुलेट करके उसके लिख देने हैं। उसके बाद इसका किराया लिखना है कि मकान मस्कूरा का किराया कितना है। अब जहाँ पे भी मस्कूरा का लफ्ज़ आएगा तो इससे मुराद पूरा डबल स्टोरी नहीं है, बल्कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर ही लिया है तो इसी की ही बात की जाएगी, जब तक कि पूरे सेंटेंस में स्पेसिफिकली उसका बयान ना हो पूरे मकान का, और उस जुमले से भी पता चल जाएगा कि पूरे मकान का जिक्र है। अब किराया लिखने के बाद आपने इसके बाद जो नंबर फर्स्ट पैरा है वो आपने लिखना है किराया। किराया कितना है मकान का जो मुकर्रर हुआ है। उसके बाद अगर सिक्योरिटी दी है फ़रीक़े अव्वल ने, जो किराएदार है, तो वो आप लिखेंगे ये सिक्योरिटी होती है रिफंडेबल, ये गुडविल नहीं है। गुडविल दुकानों की होती है जो चला चला कारोबार होता है, लेकिन ये सिक्योरिटी है, ये काबिल वापसी है। गुडविल काबिल वापसी नहीं होती। सिक्योरिटी आपने दी जितनी, वो 35,000 रुपये या 50,000 जितनी, वो आपने लिखा। यहाँ पे आपने लाजमी लिखना है कि काबिल वापसी, जो कि वापस भी कर दी जाएगी। कब वापस कर दी जाएगी? बवक्त खाली करने मकान, यानी खाली करते वक्त। अब खाली करते वक्त आपको फुल पेमेंट नहीं दी जा सकती। पॉसिबल है कि कुछ आपसे टूट फूट हो गई हो, कुछ बिल के बकायाजात हों जो कि मालिक जो कि किराएदार के ज़िम्मे हों, तो वो मालिक आपकी सिक्योरिटी की अमाउंट से मिनहा करेगा, यानी माइनस करेगा, और उसके बाद जितनी भी रकम होगी बचेगी वो आपके हैंड ओवर कर दी जाएगी। ये आपने ज़रूर लिखना है कि उसके बाद मिनहाई के बाद, यानी बिजली पानी और गैस के बिल वगैरह हैं, इनकी पेमेंट के बाद अगर हुए कोई, तो अगर आप बाकायदगी से जमा करवा रहे हैं, किराएदार हैं, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर आपको पूरी पेमेंट काबिल वापसी होगी, यानी वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट पे पॉइंट है कि किराया किस तारीख को अदा किया जाएगा। चाहे मकान आबाद है या गैर आबाद है, आप ने ताला मार दिया, आप चले गए, 2 महीने गैर आबाद रहा, तो तब भी आपको किराया भरना पड़ेगा। किराएदार बीइंग ए टेनेंट किस तारीख को अदा करना पड़ेगा? आप हर माह की 5 तारीख को एडवांस किराया, यानी हर माह शुरू होने से पहले, यानी कि इस पूरे महीने का जो आपने गुजारना है, एडवांस में किराया देंगे 5 तारीख को। ये हो गया। इसके बाद जनरल सी जो शराइत हैं वो आप तमाम आगे मैं आपसे शेयर आपको बताऊंगा अभी, लेकिन ये एक जो पॉइंट है इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि मकान मस्कूरा के ग्राउंड फ्लोर में नस्ब शुदा अशिया की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। अब इन्होंने मकान मस्कूरा के ग्राउंड फ्लोर में, यानी मकान मस्कूरा, अब यहाँ से ये मुराद दी जाएगी कि डबल स्टोरी, क्योंकि मकान, और यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर दिया कि ग्राउंड फ्लोर में, क्योंकि डबल स्टोरी है और ग्राउंड फ्लोर में जो जो अशिया नस्ब हैं उनकी फहरिस्त तैयार कर ली गई है, क्योंकि ये हैंड ओवर की जा रही हैं किराएदार के। तो अब मिसाल के तौर पे उसमें एसी लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, कोई भी चीज़ इसमें लगी हैं, बल्ब है, एनर्जी सेवर है, या कोई भी महंगी हैं आइटम्स हैं या बेशक सस्ती भी हैं, तो वो जिस हालत में दी जा रही हैं उसी हालत में वापस ली जाएंगी। अगर एसी चालू हालत में है तो चालू हालत में ही वापस दिया जाएगा। अब चूँकि एग्रीमेंट में ये चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं लिखी जा सकती, थोड़ा सा स्पेस लिमिटेड होती है, तो आपको एक अदद फहरिस्त अलग से तैयार कर लेनी चाहिए, जिसमें लिखा होगा कि फ़रीक़े अव्वल मालिक, फ़रीक़े अव्वल किराएदार, फ़रीक़े दोम मालिक, और ये जो फहरिस्त है ये इस एग्रीमेंट के तहत तैयार की गई है। एग्रीमेंट का वाला भी आप देख सकते हैं, इसके पीछे स्टाम्प पेपर अगर आप प्रिंट देंगे तो उस पर एंट्री होगी स्टाम्प फरोश की, उस पर नंबर लिखा होगा, उस पर डेट लिखी होगी। दोनों के सिग्नेचर आप कर लेंगे, और आगे आप उसमें यह भी लिख सकते हैं कि एसी चालू हालत में या अच्छी हालत में, उसकी जो कंडीशन है वो भी आप लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगला जो पॉइंट है, मकान मस्कूरा जो है वो फ़रीक़े अव्वल यानी किराएदार किसी भी दीगर शख्स को किराए पर या बग़ैर किराए के नहीं दे सकता, और मजाज नहीं है, क्योंकि मालिक की तरफ से पाबंदी है। अगर मालिक उसको इजाज़त देता है तो आप ये शिक काट सकते हैं, लेकिन ये समझाने के लिए शिक लिखी है कि आप लिख भी सकते हैं अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर आप मालिक ये चाहे कि किराएदार ये किसी भी शख्स को हैंड ओवर ना करे, बा किराया या बिला किराया, किसी भी ऐसी नोयत से इस्तेमाल नहीं करेगा किराएदार कि जिससे इसकी जो शक्ल व सूरत में फ़र्क आए। इसके अलावा जो मियाद मुआहदा है उसके इख्तिताम पर इकरारनामा की तजदीद की जा सकती है वाहमी, बल्कि इसको यहाँ से काट के ये वाला पॉइंट ठीक रहेगा जहाँ पे हमने लिखा है कि इब्तदाई तौर पर 11 माह के लिए है एग्रीमेंट, इसके बाद फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से बढ़ाई जा सकती है इसकी मियाद को,
और उस सूरत में एक नया इकरारनामा नई शराइत के साथ तहरीर किया जाएगा। उसमें आप चाहे तो किराया बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं, ये तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। नहीं तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि बढ़ाने की सूरत में जो इकरारनामा है उसकी एक्सटेंशन की सूरत में, तजदीद की सूरत में 10% या 20% बढ़ाया जाएगा। कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जाएगा इस मकान में, ये शिक होगी। इसके अलावा जब भी खाली करेगा फरीक अव्वल मकान तो जो भी वाजिबात होंगे वो अदा करने का पाबंद होगा, और हवाला जो है वो मकान का कब्ज़ा है वो सिर्फ मालिक को देगा, किसी दीगर शख्स को नहीं देगा। कोई तामीराती तब्दीली नहीं करेगा, कोई अल्ट्रेशन नहीं करेगा, उसको चेंज नहीं करेगा साख्त को। अगला पॉइंट है, ये भी मैंने हाईलाइट किया इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि कई जो मकान होते हैं उनमें बिजली और गैस और पानी के कनेक्शन अलग अलग होते हैं, कईयों में अलग नहीं होते, मुश्तरका होते हैं। अगर मुश्तरका हैं तो आप वो अलग से शर्त लिख सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर पानी का कनेक्शन है और पानी के लिए कनेक्शन के लिए मोटर चलती है तो उसका बिल जो है, बिल तो चलें वो आप कह सकते हैं कि सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में बराबर बराबर डिवाइड किया जाएगा। अगर सेपरेट है तो आप यहाँ पे लिख दें कि बिजली पानी गैस के कनेक्शन सेपरेट हैं, अलहदा हैं, और जो तमाम जो बिल हैं वो फ़रीक़े अव्वल यानी किराएदार ख़ुद ही अदा करेगा और इसकी रसीदात फ़रीक़े दोम को देगा। अगर खाली करने या करवाने की ज़रूरत पेश आती है किसी भी फ़रीक़ को दौरान किराएदारी, इख्तिताम पर तो ये ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो ही जाएगा अगर मालिक की रजामंदी ना हुई तो। अगर उससे पहले किराएदार खाली करना पड़ता है तो उसको 1 माह का नोटिस देना पड़ेगा, सादे कागज़ पे भी दे दे सिग्नेचर करके कि मैं खाली करना चाहता हूँ, 1 माह कबल उसको नोटिस दे दे ताकि वो अपना अरेंजमेंट कर ले और आप भी मुतमईन रहें किराएदार। नोटिस मिलने पर अगर किराएदार दे रहा है तो वो मालिक रेडी हो जाएगा, और अगर मालिक दे रहा है तो किराएदार अपना बंदोबस्त कर लेगा उस 1 महीने के अंदर अंदर। नोटिस मिलने पर फ़रीक़े अव्वल कोई इतराज़ नहीं करेगा कि मुझे नोटिस क्यों दिया गया, क्योंकि ये एग्रीमेंट की शिक में शामिल है और अदालत से कोशिश मतलब है तो ये कानूनी चीज़ है, पॉसिबल है इसके तहत वो ना ही रुके, क्योंकि कोई भी सरकमस्टेंसेस चेंज भी हो सकते हैं जिसके तहत वो अप्रोच करने का मजाज होगा कोर्ट में, लेकिन ये शर्त लिख दी जाती है अमूमन। इसके अलावा इस इकरारनामा की शराइत जो हैं वो फ़रीक़ैन के वरसा पर भी यकसां आयद होगी, पाबंदी इन टर्म्स एंड कंडीशन की। मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स फोत हो जाता है तो एज़ इट इज़ वो उनके जो वारसान हैं वो इसको फॉलो करने के पाबंद होंगे। अगर मालिक फोत हो गया तो उसके वारसान पाबंद होंगे, और किराएदार है तो उसके वारसान पाबंद होंगे। जो भी अमाउंट ली गई है या दी गई है तो उसके उसी हिसाब से वो पाबंद है। आगे वही लिखा कि इकरारनामा हमने फ्री विल के साथ तहरीर किया और कोई भी हम पे जबर नहीं किया गया। डेट लिखी इकरारनामा की। आगे भी मैंने हाईलाइट किया है, नाम वलियत और एड्रेस, नाम वलियत एड्रेस हमने ऊपर लिख दिया। यहाँ पे नाम वलियत लिखना है सिर्फ, और ID कार्ड नंबर लिखना है दोनों के, फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े दोम के। फ़रीक़े अव्वल के सामने आप ये भी लिख सकते हैं कि ये कौन है, ऊपर हमने लिख दिया किराएदार है, यहाँ पे दोबारा भी लिख सकते हैं मालिक मकान। शनाख्त कार्ड नंबर लिखे और यहाँ पे उसके दस्तखत करवाए दोनों के, और निशान अंगूठा भी करवाए, ताकि कोई भी किसी भी किस्म का कोई मुकरे ना यानी रिफ्यूज़ ना करे कि मैंने एग्रीमेंट तहरीर नहीं किया। गवाहों के नाम भी लिखेंगे, वलीयत लिखेंगे, ID कार्ड नंबर लिखेंगे और दस्तखत और निशान अंगूठा, ताकि ये पक्का काम आपका हो जाएगा। इसको आप नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा लें, और चाहें तो आप इसको रजिस्टर्ड, चूँकि ये 11 माह का है तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं, अगर 11 माह से ज़्यादा है तो आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका 2 साल का एग्रीमेंट, तो आप रेंट कंट्रोलर जो है जिसको सिविल जज भी कहते हैं वो आप उसकी अदालत में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। शुक्रिया।